Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 जून 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार ये वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, बट आज से हम इन वीडियोस को वापस से कंटिन्यू करेंगे। कल का द हिंदू का वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कल के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कुछ भी खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे। एक दो आर्टिकल थे, वो आज वाले वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो कि मेरा कुछ छूट गया है। नहीं, करंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं वो आपके द हिंदू में कवर हो रहे थे। उसके बाद जो छोटी छोटी फैक्चुअल या इधर उधर के जो सोर्सेज से आर्टिकल्स निकलते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ, और ये वीडियो भी आपका आज से स्टार्ट हो गया है वापस से। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। अगेन वहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे सेशन को एक मोटिवेशन के साथ में। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट सलाह किसी की भी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो उसको हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। सबसे पहली चीज़, सोचो मत, शुरुआत करो। और ये होता भी है, हम लोग बस खाली क्या करते हैं ना, सोचते रहते हैं कि यार ये मैं करूँगा, ये मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा वक्त का इंतज़ार करने लगते हैं, यार थोड़े टाइम रुक जाता हूँ, अरे अब से स्टार्ट करूँगा, आने वाले समय से स्टार्ट करूँगा। ऐसा बिल्कुल मत करो। आपने सोच लिया, ठान लिया, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। आज से इसकी शुरुआत करो। हो सकता है कल आपका दिमाग फिर बदल जाए। इस प्रकार के थॉट्स आते रहेंगे दिमाग में। आपने जो गोल सेट किया है बार बार चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, जो आपने सेट कर लिया है एक बार कि अब मुझे ये करना है तो फिर करना है। क्योंकि आपने गोल ऐसे ही नहीं सेट कर लेना है कि यार ये इंसान कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है तो मैं भी वही करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है, अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना पैशन देखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद गोल डिसाइड होता है, देन उसके ऊपर फिर काम करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। उसमें थोड़ा स्किलफुल पर्सन बनने में, उसमें एक्सपीरियंस गेन करने में आपको थोड़ा समय लगने वाला है। तो इस वजह से अभी आप सोचोगे कि भाई 4 महीने बाद मैं शुरुआत करूंगा, मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद इतना टाइम लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी सोच लिया है, शुरुआत करो। जो भी आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों, उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास में ये चीज़ आ जाएगी, मैं ये खरीद लूँगा, फिर उसके बाद जो है काम स्टार्ट करेंगे। नहीं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी से यहाँ पर अपने आप को सेट करने की कोशिश करो। दूसरा, प्रॉमिस कभी मत करो, साबित करके दिखाओ। आप किसी से क्यों बोल रहे हो प्रॉमिस करने के लिए कि यार मैं वादा करता हूँ अब की बार यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करके दिखाऊंगा या ये करके दिखाऊंगा। किसी से वादा करना या बोलना, मुँह जबानी बोलना, फिर उसके बाद घर पर आके आराम से बैठ जाना, कुछ ना करना, वो आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाला है आगे लाइफ में। तो कभी भी प्रॉमिस मत करो, और डायरेक्टली आपने साबित करके दिखाना है यार कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, और आपने करके दिखाया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हो किसी को बताओ मत। क्या बताने की ज़रूरत है यार, कोई पूछ भी रहा है तो भी यार मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी है, काम चल रहा है, क्यों, किसी को क्यों बताना। आपको सीधा करके दिखाना है। आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सीधा यहाँ पर सभी के पास में जाना चाहिए। तो ओवरऑल मतलब निकलता है साइलेंटली काम करते रहो, और जो आपका सक्सेस होगा, जो आप यहाँ पे सफल होगे, उससे आपके माता पिता तो प्राउड होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी सारे लोग भी सोचेंगे कि ये इंसान ये कर रहा था चुपचाप और अब जाके इसने ये क्रैक कर दिया। समझ रहे हो इस बात को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट करो। ज़्यादा यहाँ पर बोलना चालना बंद कर दो, अपना काम करो और उस चीज़ को यहाँ पर साबित करके दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और आज के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं थोड़े रेलिवेंट हैं, और लास्ट में आपको मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके लिए बहुत अच्छे से लेक्चर को सुनना, क्योंकि लास्ट में आपको कंसंट्रेशन पावर चेक की जाएगी कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ में इस पूरे लेक्चर को सुना है। देखो, इस लेक्चर का एक फ़ायदा और है, आप इससे कंसंट्रेशन पावर को एनहेंस कर सकते हो। और जिसका कंसंट्रेशन एक बड़े लेवल पर है वो बहुत डेंजरस इंसान है, ये समझ लेना।
और कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा? लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उन क्वेश्चंस में कहीं कहीं पर माइन्यूट सवाल भी आपसे पूछे गए हैं, वो आप इस लेक्चर से निकाल के बता पाओगे। पूरे लेक्चर को अगर अच्छे से सुनोगे तो दोनों कान खोलकर स्क्रीन पर नज़र, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलो। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है नैनो यूरिया के बारे में। अब यूरिया तो सभी को पता है दोस्तों, फर्टिलाइज़र, एक खाद जिसका हम लोग अपने खेती के अंदर में यूज़ करते हैं, अपनी फसल को, मिट्टी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो वो बेसिकली यूरिया होता है। लेकिन अभी तक जो यूरिया आ रहा था वो इस प्रकार से 50 किलोग्राम का पूरा एक बैग आता था, पूरा एक कट्टा आता था, ठीक है। और उस यूरिया के अंदर में छोटे छोटे आपने सफ़ेद कलर के दाने से देखे होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, इसी का मेजरली हम लोग यूज़ कर रहे थे, और काफ़ी कुछ जो फर्टिलाइज़र हैं वो हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता था। दूसरी चीज़, इस बैग वाले को 50 किलोग्राम अगर यूरिया बनाना है तो इसके प्रोडक्शन के पीछे काफ़ी सारा पोल्यूशन भी हो रहा था। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, पीछे कार्बन एमिशंस हो रहे थे, प्रदूषण हो रहा था, ठीक है। तो इसी का यहाँ पर एक नया सब्स्टिट्यूट निकाला गया, एक नया सोल्यूशन निकाला गया। वो क्या है? वो है नैनो यूरिया। नैनो मतलब छोटा। इसी 50 किलोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया एक लिक्विड टाइप वाले यूरिया में। एक बॉटल तैयार की गई आधे लीटर की, 500 ml की ये बॉटल है। इस बॉटल में लिक्विड वाला यूरिया बना के डाला गया है, और उस लिक्विड वाले यूरिया को बनाने के पीछे की जो मेहनत लगी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्लस इसका न्यूट्रिशन भी काफ़ी अच्छा है, प्लस इस बैग वाले यूरिया से सस्ता भी है ये हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ाएगा, फार्मर्स के खर्चे को कम भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है, सस्ता है तो इसके बेनिफिट्स अनेक हैं। समझ गए इस बात को? तो हम लोग नैनो यूरिया के बारे में अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले हम लोग खबर पढ़ लेते हैं न्यूज़ क्या है। मैंने आपको डायरेक्टली नैनो यूरिया समझा दिया। वैसे इफ़को लिमिटेड का नाम तो आपने सुना होगा, इसके फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी ने बोला है कि इन्होंने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ में। उस एग्रीमेंट के बेसिस पर हम जो लिक्विड नैनो यूरिया है बॉटल वाला, इसको यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे, यूएसए को बेचेंगे, ठीक है। तो नैनो यूरिया क्या है? ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक क्रांति है। इसमें क्या होगा, हम लिक्विड की फॉर्म में अपने प्लांट्स को, अपने क्रॉप्स को नाइट्रोजन देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इस पूरे नैनो यूरिया को किसने बनाया है? इसको डेवलप और पेटेंट दोनों ही काम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ़को लिमिटेड ने कर लिया है, ठीक है। डेवलप मतलब इसको बनाया गया, पेटेंट मतलब इसके ऊपर पेटेंट ले लिया है, यानी कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप्स हैं, वो कोई दूसरा कॉपी ना करे। अगर कॉपी करना है तो पहले यहाँ पर इफ़को की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो इफ़को नैनो यूरिया है, ये इकलौता नैनो फर्टिलाइज़र आपको देखने को मिलेगा जो हमारी भारत सरकार ने जिसको अप्रूव किया है। बात क्लियर हुई? इसके फीचर्स कई सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये ध्यान रखना कि इफ़को नैनो यूरिया के अंदर में 4% के आसपास टोटल नाइट्रोजन होता है, 4% नाइट्रोजन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, और मैंने आपको बताया कि जैसे इसको बनाने के पीछे कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करता है बिना किसी कार्बन एमिशन के। दूसरी चीज़, हमारे फसलों के लिए थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल हो पाएगा, फसलों के लिए थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। इससे जो हमारी फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, मिट्टी की, सॉइल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, न्यूट्रिशन क्वालिटी इम्प्रूव होगी, है ना। क्योंकि जो कन्वेंशनल यानी कि जो हमारा बैग वाला यूरिया था उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है नैनो यूरिया। उसके बाद अब ये इफ़को क्या है, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल इफ़को ने ही ये काम किया है। इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि इस नैनो यूरिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे आगे। तो ये इंडिया की एक सबसे बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको भारत सरकार यहाँ पे ओन करती है। इफ़को का मेन काम क्या है? इसका मेन काम यही है कि हमारे देश में जो फर्टिलाइज़र्स, जो खाद होते हैं, इनकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनका उत्पादन करना और इनको जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जहाँ जहाँ पर भेजना है वहाँ पर सेंड कर देना। इफ़को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में, तो आपको वहाँ पे हेडक्वार्टर्स इसके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। पहले आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बहुत अच्छे समझ में आया, क्लियरली हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है, एक मेल टाइगर हाल ही में डेड पाया गया इस सेंचुरी के अंदर में, जिस वजह से ये सेंचुरी न्यूज़ में है। रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर में रेजन और जो सेहोरे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर 823 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अब पहले तो हम लोग मैप में मध्य प्रदेश को देखने चलते हैं। ये इंडिया का मैप हुआ, यहाँ पर आपको सेंट्रल इंडिया पे आना है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई भोपाल,
मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं, राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं। तो इधर वेस्टर्न साइड में है राजस्थान, नदर्न साइड में है उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद में इधर ईस्टर्न साइड में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, सदर्न साइड में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और इधर वेस्टर्न साइड में आपको गुजरात देखने को मिलेगा। ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री को शेयर करता है? इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है सभी को, ठीक है। उसके अलावा जो ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये विंध्या हिल्स के अंदर फैला हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा विंध्या रेंजेस, जो विंध्या वाली पहाड़ियाँ हैं वो एक्जैक्टली इस वाली लोकेशन में देखने को मिलती हैं। ये रही विंध्या पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इन्हीं रेंजेस में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। उसके अलावा ये जो सेंचुरी है इसको सबसे पहली बार 1976 में नोटिफाई किया गया था। 2008 में इसको टाइगर रिजर्व का एक जो नाम है, या फिर टाइगर रिजर्व का सॉरी नाम नहीं, दर्जा जो है वो दिया गया। वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहीं पर भीमबेटका केव्स भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, रॉक पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं। रॉक पेंटिंग्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग्स बहुत पुराने ज़माने की पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आज के समय पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई हैं यूनेस्को की साइट से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन से जानवर, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली ऊपर ऊपर से कवर कर लेंगे। इस सेंचुरी के अंदर में 55% एरिया में जो टीक के पेड़ हैं उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके अलावा जानवरों की बात करेंगे तो रीगल स्ट्रिप कैट यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, चिंकारा है, चिंकारा बेसिकली एक एंडेंजर्ड स्पीशी है जो कि इस सेंचुरी में देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और एनिमल्स जैसे पैंथर, हेना, जैकल, इंडियन फॉक्स, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिवेट, इस प्रकार के और भी एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, जो हमारा टारगेट है 2000+ लाइक्स का उसको पहुंचा देना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देना, बता देना वापस से ये वीडियो कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पे बात की जा रही है पिंक बोलवर्म के बारे में। ये जो आपको कीड़ा दिख रहा है ना, ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि हमारी कॉटन जो होता है ना, रुई या कपास जिसको बोलते हैं, उसकी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने यह बताया है कि पिंक बोलवर्म यही वो कीड़ा है जिसने लगभग 4 लाख एकड़ की ज़मीन में जो कॉटन फैला हुआ था 2021 में, उस कॉटन को बर्बाद कर दिया। आप इमेजिन करो, 4 लाख एकड़ की ज़मीन पर कॉटन लगाया गया था 2021 में, और वो सारा कॉटन डैमेज कर दिया था पिंक बोलवर्म ने। रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, उसने यहाँ पर ये बताया है। इस वजह से पिंक बोलवर्म जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो पिंक बोलवर्म कहीं ना कहीं एक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, बहुत खतरनाक कीड़ा माना जाता है कॉटन की फसल के लिए। इस बोलवर्म का, इस कीड़े का साइंटिफिक नेम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपेला। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ओरिजिनली इंडिया में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आजकल आप देखोगे इस प्रकार से और भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है, उन देशों के अंदर भी यहां पर इस कीड़े को देखा गया है। इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले तो एक एग होता है, फिर एग से यहाँ पर ये लार्वा बनता है ना, 8 से 40 दिन में लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से यहाँ पर फिर ये एडल्ट बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पर पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल होता है, वही लाइफ साइकिल यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लार्वा वाली स्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, ये वाली स्टेज जब ये पिंक कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो पिंक बोलवर्म्स हैं ये हमारी कॉटन के लिए एक सबसे ज़्यादा खतरा है, और उसके अलावा ये मैंने आपको इकोलॉजिकल इसकी साइकिल समझा दी है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसको जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। जिरकॉन मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो ये जिरकॉन मिसाइल है, इसके अपने आप में स्पेशल फीचर्स हैं। तो हुआ क्या है, रशियन नेवी के कमांडर इन चीफ इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि रशिया के नेवी के पास में जितने भी फ्रिगेट और कॉर्वेट क्लास वाले जहाज़ हैं, फ्रिगेट और कॉर्वेट समझ रहे हो, तो फ्रिगेट और कॉर्वेट बेसिकली लड़ाकू जहाज़ होते हैं, ऐसे जहाज़ जिनके ऊपर कई सारी मिसाइल्स, कई सारे वेपन्स को लगाया जाता है, जो युद्ध में इस प्रकार से जहाज़ को यूज़ किए जाते हैं। तो रशिया की नेवी के पास में जितने भी फ्रिगेट और कॉर्वेट क्लास वाले वेपल्स हैं, उन सब वेसल्स हैं, जो शिप हैं, उन सब के ऊपर में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल्स को लगाया जाएगा। ये रशिया का अनाउंसमेंट है। इस वजह से ये जिरकॉन मिसाइल अचानक से न्यूज़ में आ चुका है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिसाइल कह सकते हो, जो जिसकी कंपैरिजन अलग अलग बड़े बड़े देशों के मिसाइल्स के साथ में की जाती है। जिरकॉन मिसाइल का नाम है 3M22 जिरकॉन या SSN-33। ये एक एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको रशिया में बनाया गया है। यानी कि दुश्मन का अगर कोई जहाज़ है उस पर अटैक करना, उसको उड़ाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मिसाइल यहाँ पर कह सकते हो। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से भाग सकता है।
इसकी जो स्पीड है वो लगभग 95,000 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास हो सकती है। यानी कि जो ध्वनि की स्पीड है, साउंड की स्पीड, जब कोई इंसान बोलता है ना, जो दूसरे को सुनाई देता है, बोलने और सुनाई देने के बीच का जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इसको जिस तरीके से साउंड कवर करता है, इस स्पीड से भी ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर ये ज़िरकॉन मिसाइल चल सकता है। ये 2 स्टेज वाला मिसाइल है। इसमें यहाँ पर सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेगा और स्क्रैमजेट वाली मोटर सेकंड स्टेज में लगाई गई है, जिसका यूज़ मेजर होता है एयर का यूज़ करने के बाद यहाँ पर ये अपनी इतनी स्पीड को बढ़ा पाता है। उसके अलावा ये जो मिसाइल है अब एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीकता से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। गाइडेंस सिस्टम की बात करेंगे तो एक्टिव और पैसिव रडार सिस्टम का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती कौन सी हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि ज़िरकॉन मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड, जिनकी गति ध्वनि से, साउंड से 5 गुना ज़्यादा होती है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर में रॉकेट इंजन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक गाइडेंस सिस्टम भी होता है जिसकी माध्यम से रॉकेट सीधा अपने टारगेट को हिट करता है। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप हवा में इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, इसका मूवमेंट आप स्किलफुली चेंज कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं ये मिसाइल इतना खतरनाक माना जाता है कि इसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। समझ गए? अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। और ये मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। श्रीलंका की नेवी ने हाल ही में 22 भारत के जो मछुआरे हैं, इंडियन फिशरमैन से, उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के पीछे का रीज़न क्या था कि वो मछुआरे कहीं ना कहीं श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स में पहुँच गए मछलियाँ पकड़ते पकड़ते, जिस वजह से उनकी नेवी ने इन सबको अरेस्ट कर लिया। इसी वजह से यहाँ पर ये कुछ लॉज, जो कानून है समुद्र को लेकर, वो यहाँ पर न्यूज़ में है और यहीं पर टेरिटोरियल्स वाटर न्यूज़ में आता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में ये पहुँच गए थे। 4 ट्रॉलर्स बेसिकली ज़बरदस्ती वो मछली को पकड़ते पकड़ते श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स में पहुँच गए। ट्रॉलर्स मतलब 4 जो जहाज़ जो कि मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। अब हुआ क्या, मैटर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। टेरिटोरियल वाटर्स होते क्या हैं ये आपने समझना होगा। देखो, हमारे पास में समुद्र को लेकर एक पर्टिकुलर पूरी बॉडी है और पूरा कानून है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि टेरिटोरियल वाटर, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज, इंटरनेशनल वाटर्स, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। जब अपन बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर की, तो टेरिटोरियल वाटर वो वाटर होता है, मतलब एक देश का, मतलब आप देखोगे कई सारे देश जो कि अलग अलग समुद्र के साथ में बड़े बड़े बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आसानी से समझाने के लिए आपको इंडिया का एग्जांपल लेता हूं। इंडिया का जो आपको पेनिनसुलर इंडिया दिखता है, यानी सदर्न इंडिया जो दिखता है ना, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आपको इधर अरेबियन सी देखने को मिलेगा और इधर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया का निचला हिस्सा ये वाला हो गया। अब होता यहाँ पर यह है कि इधर पूरा का पूरा यहाँ पे समुद्र है, इधर भी पूरा समुद्र है। अब यहीं पर टेरिटोरियल वाटर्स कौन से कहलाते हैं, जब हमारे देश की जो बाउंड्री है, ठीक है, देश की जो ये बाउंड्री, हमारा कोस्ट जो है, वहाँ से आप अगर सीधा 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक जाते हो, 12 नॉटिकल माइल्स, उतनी लिमिट होती है टेरिटोरियल वाटर्स की। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स लगभग आप कह सकते हो 22.224 किलोमीटर्स के आसपास यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इतना किलोमीटर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मतलब समुद्र में आप इंडिया की बाउंड्री से आगे 22-23 किलोमीटर तक आगे जाओगे तो वो इतना रीजन चारों तरफ से वो क्या कहलाएगा, टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा। उस वाटर में, टेरिटोरियल वाटर में, उस पर्टिकुलर हिस्से में जितने भी कानून वगैरह हैं वो सब हमारे हिसाब से चलते हैं। यानी कि उस वाले समुद्र के हिस्से में उस देश की जो सरकार है वो सारा काम करती है, वहाँ के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, कंट्रोल करना पॉल्यूशन को, वो सारे काम उनके पास में होते हैं। समझ गए इस बात को? अब आगे आते हैं। अब ये यूएन क्लोज क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूएन क्लोज को हम लोग लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं। समुद्र को लेकर जो कानून है वो नाम भी दिया जाता है। इस यूएन क्लॉज को अडॉप्ट किया गया था 1982 में। इसने बहुत ज़्यादा डिटेल से सारे के सारे कानून को बता रखा है कि दुनिया में समुद्र और जितने भी ओशंस हैं उसको लेकर क्या क्या लॉज होंगे, किस किस कंट्रीज़ को लेकर, जिससे कोई डिस्प्यूट ना हो आपस में। ठीक है, इस कन्वेंशन को लगभग 168 कंट्रीज़ जिन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे रखा है और इसमें 167 स्टेट्स और पूरा यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा। यानी कि 168 पार्टीज़ में से 167 तो कंट्रीज़ हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 नेशंस हैं। ये सब मिलकर यहाँ पे यूएन क्लॉज में काम कर रहे हैं। इंडिया भी यहाँ पर इसका हिस्सा है, ये आपने ध्यान में रखना है। इंडिया भी पार्ट है यूएन क्लॉज का। समझ गए इस बात को? अब यूएन क्लॉज ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी डिफाइन करता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। टेरिटोरियल सी तो आप समझ गए। टेरिटोरियल सी क्या होता है कि ज़मीन से जो समुद्र, मतलब आप कह सकते हो ना, जो हमारे कोस्टल लैंड है वहाँ से समुद्र जो आपको दिख रहा है, तो लैंड से आप 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक जाओगे तो हमारा टेरिटोरियल सी कहलाएगा। यानी 22-23 किलोमीटर आगे तक समुद्र का हिस्सा वो टेरिटोरियल सी होता है।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना, वो हमारे बेसिकली लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स तक दूरी पर फैला हुआ है। 200 नॉटिकल माइल्स का कहने का मतलब है कि ये लगभग 370 किलोमीटर दूर तक जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगेन, उस पर्टिकुलर समुद्र के हिस्से पर भी उसी देश के, यानी कि जिस देश के अंदर में आ रहा है वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके राइट्स होते हैं, उसके हक होते हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है। अब 200 नॉटिकल माइल मतलब कि मान लो ये इंडिया है, इंडिया की लास्ट में जो समुद्र वाला हिस्सा है वहाँ पे ज़मीन है, और वहाँ से आपने 370 किलोमीटर आगे बढ़ गए। 370 किलोमीटर तक वो सारा का सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उस पर्टिकुलर रेंज में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या बाकी सारी चीज़ें, उसको लेकर भारत के पास में पावर्स हैं, भारत के हक हैं सारे। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद में हाई सी स्टार्ट होता है, यानी इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट होता है। वो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वो किसी के हक में नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। समझ गए? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आपको पता होगा आज के थंबनेल में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो एक इंडेक्स आया है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, यानी कि पूरे दुनिया में कौन कौन से शहर हैं ऐसे जो कि रहने लायक हैं। अब ये किस पैरामीटर्स के बेसिस पर इस इंडेक्स को काउंट किया जाता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो इस इंडेक्स में वीना ने टॉप किया। वीना जो कि बेसिकली ऑस्ट्रिया के अंदर एक बड़ा शहर है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। खैर, सबसे पहली चीज़, ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसको कौन रिलीज़ करता है? तो इसको रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट हमारे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को लेकर आता है। 2023 का इंडेक्स आया है और इस इंडेक्स में 173 शहरों को कवर किया गया है, दुनिया के शहरों को। और ये बेसिकली 5 पैरामीटर्स कह लो या 5 मैट्रिक्स कह लो, उसके बेसिस पर पूरा इंडेक्स को रेडी किया जाता है। यानी कि किसी देश में हेल्थ केयर कैसा है, मतलब उस शहर में हेल्थ केयर कैसा है, कल्चर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उस देश की स्टेबिलिटी, वो देश स्थिर है या नहीं है, मतलब वो शहर बेसिकली, क्योंकि ये शहर की बात करता है। ठीक है, वो स्थिर है या नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें, अगर किसी शहर के अंदर सब कुछ बढ़िया है, हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा है, कल्चर अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, एजुकेशन बढ़िया है, स्टेबिलिटी है वहाँ पर, तो वो शहर कहीं ना कहीं इस इंडेक्स में टॉप करेगा। जैसा यहाँ पे आप देख पाओगे, वीना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना। वीना टॉप किया है, ऑस्ट्रिया का जो शहर है वीना, इसने बिल्कुल टॉप किया है। ये हर पैरामीटर्स के अंदर में नंबर 1 है। उसके अलावा वीना के बाद में सेकंड नंबर पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन। फिर उसके बाद में मेलबर्न एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया की सिटी हो गई। ठीक है, ये टॉप सिटीज़ हैं जो रहने लायक हैं। बॉटम वाली जो रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि जहाँ पर ये सारी कंडीशंस, हेल्थ केयर और कल्चर और एनवायरमेंट, एजुकेशन, सब कुछ यहाँ पर कह सकते हो कि उसकी बुरी हालत है, तो उसमें नंबर 1 पर आता है अल्जीरिया। फिर आता है ट्रिपोली, ट्रिपोली लीबिया में है। देन उसके बाद में डेमास्कस, डेमास्कस बेसिकली सीरिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़, ये कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ के बड़े बड़े शहर हो गए जो कि रहने लायक नहीं हैं, बॉटम में आते हैं इस इंडेक्स के अंदर में। और एशिया से जापान का ओसाका, एशिया में अगर हम बात करें तो जापान का ओसाका वाला जो शहर है उसको 10वें रैंकिंग पे रखा गया, 10वें नंबर पर। पहले पे वीना है, दूसरे पे कोपेनहेगन, तीसरे पर मेलबर्न सिडनी, ऐसी आप देख पाओगे और भी कुछ कंट्रीज़, और 10वें नंबर पर जापान के ओसाका को रखा गया है। समझ गए? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में बात की गई है NCDRC के बारे में, दैट इज़ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। इसके बारे में हमने द हिंदू के वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट थोड़ा चर्चा में है तो इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। हाल ही में वेस्ट दिल्ली के अंदर एक केस हो जाता है, कह सकते हो कि एक कपल आए थे, उन्होंने यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल तरीके से जो टेस्ट ट्यूब कहते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा। वो प्रोसीजर को इन्होंने लगवाया, वो प्रोसीजर करवाया, लेकिन पता ये चला कि यहाँ पर जो ये बेबी, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके जो जीन हैं, बेसिकली उसके जो जेनेटिक्स हैं, वो हस्बैंड के साथ में नहीं मिलते हैं। यानी कि जो स्पर्म का यूज़ किया गया था वो कोई और स्पर्म था, वहाँ पे हस्बैंड का स्पर्म नहीं था। ऐसा कोई केस निकल कर आया था। अब उस केस में जैसे ही इन कपल्स को पता चलता है, ये कपल सीधा उस हॉस्पिटल के ऊपर फाइन लगा देते हैं 1.5 करोड़ रुपए का। मतलब ये जो कपल्स हैं वो पहुंचते हैं NCDRC के पास में, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के पास में, और बोलते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस है ये। कहीं ना कहीं जो हमारे आपको पता होगा ना, आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ जा रहा है ये। ठीक है, तो इस बेसिस पर NCDRC ने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के ऊपर में 1.5 करोड़ रुपए का जो चार्ज है वो लगाया है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, एक अनएथिकल प्रैक्टिस को यहाँ पर अपनाया। इसी वजह से यहाँ पर NCDRC न्यूज़ में है, और आपने पता होना चाहिए NCDRC एग्जैक्टली है क्या। तो यह है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। नाम से पता चल रहा है हमारे देश के जो कंज्यूमर्स है, आप हो, मैं हूँ, जो हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे साथ में कोई विवाद होता है या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे इस कमीशन पर दर्ज करवा सकते हो।
तो एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है, एकदम कोर्ट की तरह काम करता है। इसको सेटअप किया गया था 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इस कमीशन को हेड किया जाता है सिटिंग या फिर एक रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सिटिंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है हाई कोर्ट के। इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस कमीशन को हेड कर सकता है। इस एक्ट का मेन काम क्या है? मेन काम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली काउंसिल्स को बनाना, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर, यानी तीनों लेवल पर कह सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को तैयार करना, केंद्र सरकार स्तर पर, राज्य सरकार पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस फैले इसके बारे में। ठीक है, और ये जो सेंट्रल काउंसिल होता है ना, सेंट्रल वाला काउंसिल है, मेन केंद्र सरकार के अंडर में जो आता है, उसको हेड किया जाता है मिनिस्टर इन इंचार्ज, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के होते हैं उनके थ्रू। उसके अलावा जो स्टेट काउंसिल होता है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो कंज्यूमर अफेयर का डिपार्टमेंट होता है, उसके मिनिस्टर इंचार्ज यहाँ पे स्टेट काउंसिल को कह सकते हो हेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 टायर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पूरा नेशनल कमीशन का, यानी स्टेट कमीशंस, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना, जहाँ पर आपकी कोई डिस्प्यूट्स है, कंज्यूमर की कोई प्रॉब्लम्स है, उसको जल्दी जल्दी यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में पीएम किसान ऐप के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो ये भी न्यूज़ में है और जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैटर क्या है? हाल ही में पीएम किसान मोबाइल ऐप के अंदर में फेस ऑथेंटिफिकेशन वाला जो फीचर है वो लॉन्च कर दिया गया है, और ये जो फीचर है ये यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। फेस ऑथेंटिफिकेशन यानी कि अब आप यहाँ पर फेस आईडी जो है वो यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के अंदर में। ये जो ऐप है इसके अंदर एक नया फीचर आ चुका है फेस ऑथेंटिफिकेशन का। इस ऐप से क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने जो नो योर कस्टमर की जितनी भी यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं वो पूरी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे अपना फेस को स्कैन करके। ना कोई ओटीपी चाहिए, ना कोई फिंगरप्रिंट चाहिए, अपना फेस का स्कैन प्रोवाइड करवा कर नो योर कस्टमर की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो भर सकते हो। नाउ जो ये ऐप है इसको डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू, और इन्होंने भी कोलैबोरेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। उसके बाद में इस ऐप को रेडी किया गया। अब ये पीएम किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान है ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये ना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम किसान क्या है, क्योंकि देखो पीएम किसान इसी स्कीम के तहत इस ऐप को तैयार किया गया है। तो ये स्कीम क्या है ये समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पीएम किसान सम्मान निधि। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है? जिसमें हमारी केंद्र सरकार सारा खर्चा करती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर खर्चे करती हैं। तो ये पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहाँ पर 100% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार की साइड से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है जो हमारे फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स, उनकी जो पैसों की ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरा करना। कैसे? तो इस पीएम किसान स्कीम के अंडर में लगभग 6,000 रुपये हर साल एक इनकम सपोर्ट देने की बात की गई है कि 6,000 रुपये हर साल हम अपने किसानों को 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 2-2 हज़ार रुपये की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई। इस बेसिस पर सभी फार्मर फैमिलीज़ को ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसके अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब यहाँ पे फार्मर के उन फैमिलीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे जो सभी लोग यहाँ पर इस स्कीम के अंडर में आते हैं, ताकि वो जो पैसा है वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाए। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में ग्रीवेंस रेड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, ग्रेई 2012। तो ये इंडेक्स अभी न्यूज़ में है, सॉरी 2022, ये इंडेक्स न्यूज़ में है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस ने लॉन्च किया है इस इंडेक्स को। 2022 का इंडेक्स यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। अब नाम से पता चल रहा है ग्रीवांस रेड्रेसल। ग्रीवांस मतलब जो लोगों के दुख हैं उसको लेकर यहाँ पर कितनी जल्दी उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको लेकर इंडेक्स तैयार किया गया है। इस इंडेक्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है या इसका पूरी डिज़ाइनिंग है वो सबकी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, जो सरकार के अंडर में आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि जो हमारे ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, आपको पता है हमारी सरकार के अंडर में अलग अलग काफ़ी सारे मंत्रालय, 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की सुनवाई कितनी जल्दी हो रही है, वहाँ का जो ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम है वो कितना मजबूत है, कितनी जल्दी यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, इस बेसिस पर यहाँ पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। वहाँ पे चेक करना कि कहाँ पर कमज़ोरी है, कहाँ पर यहाँ पर आप बढ़िया हो, इन चीज़ों को एनालाइज करना जिससे कमज़ोरियों के ऊपर काम किया जाए।
उसके लिए यहाँ पर इस इंडेक्स को रेडी किया गया है। अब इस इंडेक्स के अंदर में जो डेटा यूज़ किया गया है वो जनवरी एंड दिसंबर 2022 मतलब 2022 के साल का डेटा यूज़ किया गया है। वो डेटा सीधा लिया गया है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम से, जिसको हम लोग CPGRAMS के नाम से जानते हैं। अब ये CPGRAMS क्या है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि 24 घंटे अवेलेबल होता है। अगर यहाँ पर कोई कंप्लेंट लॉन्च करवानी है, कोई प्रॉब्लम लॉन्च करवानी है पब्लिक अथॉरिटीज़ को लेकर, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपका सर्विस रिलेटेड डिलीवरी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो सर्विस डिलीवरी को लेकर कोई इशू है, तो वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे लॉन्च करवा सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर। तो एक सिंगल पोर्टल है जो कि हमारे सभी मंत्रालयों के साथ में, जो हमारी सरकार के अंडर में जितने मंत्रालय डिपार्टमेंट सभी के अंडर में आते हैं, सभी मंत्रालय इससे कनेक्टेड हैं इस पोर्टल से। हर एक मिनिस्ट्री, हर एक स्टेट का एक मेन रोल है इसके अंदर में। तो सभी सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च करवा सकते हो। आगे आता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा छोटे से वीडियो में। वीडियो की पावरफुलनेस यही है कि छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। नाउ अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को सुना है, आपके कंसंट्रेशन पावर की, या फिर कह सकते हो कि अब आपकी एक टेस्ट प्रैक्टिस ली जाएगी। जितना भी कुछ डिस्कशन किया है उसी के बेसिस पर आज के सारे क्वेश्चंस हैं। एक एक करके पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको मैं सारे एक साथ आंसर्स बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश करना है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है नैनो यूरिया को लेकर। नैनो यूरिया को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, नैनो यूरिया बेसिकली एक प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी है जिसका मेन काम है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में क्रांति को लेकर आना। ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इससे कोई कार्बन एमिशंस भी नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट, इस नैनो यूरिया के अंदर में लगभग 50% तो टोटल नाइट्रोजन होता है। क्या ऐसा है? तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, रत्तपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन A ओडिशा, B मध्य प्रदेश, C कर्नाटका या फिर D राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पिंक बोलवर्म को लेकर डिस्कशन किया गया है, तो पिंक बोलवर्म को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला, ये कहीं ना कहीं हमारी कॉटन की फसलों के लिए सबसे खतरनाक कीड़ा माना जाता है। दूसरा, ये जो पिंक बोलवर्म है ये ओरिजिनली इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन आजकल वो वाले देश जहाँ जहाँ पर कॉटन उगाया जा रहा है वहाँ पर भी ये कीड़े देखने को मिल रहे हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है जिरकॉन मिसाइल को लेकर। तो जिरकॉन मिसाइल एक मैन्यूवरिंग एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको डेवलप किया है कौन से देश ने, उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन A USA, B ईरान, C इजराइल या फिर D रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है टेरिटोरियल वाटर्स को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, टेरिटोरियल वाटर हमारे समुद्र का वो हिस्सा होता है जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर देश के बाउंड्री से लगा हुआ होता है और समुद्र का कुछ हिस्सा आगे तक यहाँ पर बढ़ा हुआ होता है। दूसरा, टेरिटोरियल वाटर लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक फैले हुए होता है, यानी 370 किलोमीटर का जो वाटर वाला समुद्र का हिस्सा होता है किसी देश के अंडर में आता है, वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। क्या ये है? बताओ क्या है सिचुएशन टेरिटोरियल वाटर को लेकर। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला, ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था। ये जो बॉडी है ये हेड की जाती है सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके थ्रू। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में PM किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। पहला, इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये प्रति साल, 6,000 रुपये प्रति वर्ष कह लो, हर साल जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमारे फार्मर फैमिलीज़ को देने के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा, ये जो स्कीम है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। इस इंडेक्स को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन से बॉडी ने पब्लिश किया है, ये बताना है। ऑप्शन A वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन B इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन C वर्ल्ड बैंक या फिर ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट किया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही बताए होंगे। नाउ अब मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताना स्टार्ट करूंगा, चेक करना आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं।
तो आखिरी क्वेश्चन से आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश की जाती है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया था पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि यहाँ पर 6,000 रुपये प्रति साल फार्मर फैमिलीज़ को देने के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्चा कर रहे हैं, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 100% खर्चा केंद्र सरकार कर रही है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था NCDRC को लेकर कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही हैं क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया, प्लस इसको हेड कर सकते हैं हमारे सिटिंग या रिटायर्ड जज जो हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था टेरिटोरियल वाटर्स को लेकर, स्पेलिंग गलत है, थोड़ा चेक कर लेना कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया समुद्र का वो हिस्सा है जो कि देश से लगा हुआ है, थोड़ा आगे तक बढ़ा हुआ है, सही चीज़ है। दूसरा तो यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है टेरिटोरियल वाटर्स 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है 200 नॉटिकल माइल नहीं, केवल 22 किलोमीटर तक रेंज तक यहाँ पे फैला होता है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक आपको टेरिटोरियल वाटर देखने को मिलेगा। समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा सही, दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया जिरकॉन मिसाइल एक मैनूवरिंग एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, इसको कौन से देश ने डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर डी रशिया इसका सही उत्तर है। फिर आपसे पूछा गया पिंक वोलवॉर्म को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि एक पेस्ट कह सकते हो एक खतरनाक कीड़ा है हमारी कॉटन की फसलों के लिए। दूसरा इंडिया के साथ साथ कुछ और देश जहाँ पर कॉटन की ग्रोथ होती है वहाँ पर ये कीड़े पाए जाते हैं। फिर रत्तपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में आपको ये एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। फिर नैनो यूरिया को लेकर पूछा गया कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। नैनो यूरिया बेसिकली एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिवोल्यूशनरी एग्री इनपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है और पोल्यूशन वगैरह कम पैदा करता है। दूसरी चीज़ इसमें 50% नाइट्रोजन होता है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। इसमें 50% नहीं, केवल 4 मैंने कुछ परसेंट आपको बताया था, उतना परसेंट नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा आज के इस वीडियो में। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।